नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक मामलों के निस्तारण के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2026 लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना जनहित में हो और लंबित देयों का मानवीय और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए। एक मुश्त भुगतान पर छूट और किस्तों की सुविधा देने के साथ प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और यूजर फ्रेंडली बनाने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश देते हुए सभी पात्र आवंटियों तक जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन की वरीयता वाले कार्यों को लेकर की जाएगी। एनआईसी के माध्यम से होने वाली बैठक में सभी कमिश्नर, डीएम, सीडीओ और नगर आयुक्त ऑनलाइन जुड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के बाद अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर तबादलों की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में ब्यूरो हेड सपनाचारण ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे टूरिज्म को लेकर। सर, टूरिज्म को आपने इतना बढ़ावा दिया है। आज के समय में टूरिज्म को लोग इतना जान रहे हैं। हमारे देश के जो ऐसे स्थान हैं जिनको लोग पहले जानते नहीं थे, और आज के समय में उन स्थानों को आपने इतना अच्छा कर दिया है, वो टूरिज्म के नाम पर जाने जा रहे हैं। सर, क्या देखिए, मुझे लगता है कि मुझे 10 साल 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन के होने के बाद में इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंत्रालय में, इस वर्टिकल पे काम करने का अवसर मिला। जो कुछ आज हम देख पा रहे हैं, जो परिवर्तन देख पा रहे हैं, ये पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बदलने के जो उनका प्रयास था और एक लक्ष्य को लेकर के देश को आगे बढ़ाना, इसको लेकर के जो उन्होंने जिस तरह से प्रयत्न किया, उसका परिणाम है। टूरिज्म के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, दुरुस्त किया। नए हाईवेज बने, नए एक्सप्रेसवेज बने, नए एयरपोर्ट बने, न्यू इरा की रेलवे नेटवर्क बना, पूरा रेल जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस बनी, नए वाटरवेज भारत में बने। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतर दूसरी आवश्यकता होती है कि भारत जैसे विशाल देश में डोमेस्टिक टूरिज्म के पोटेंशियल को ग्रो किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने देखो अपना देश, लोगों का आह्वान किया, देश के लोगों को आगे देश देखने के लिए अनुरोध किया। वहीं दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में जिस तरह के फैसले और निर्णय हुए, उनके चलते हुए देश में करोड़ों लोग, अनुमान किया जाता है लगभग 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। गरीबी की रेखा से व्यक्ति बाहर आता है तब उसके जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है, तो वो पहले तीर्थाटन के लिए या पर्यटन के लिए घर से निकल करके जाता है। इसी तरह से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रिबेट्स जिस तरह से की गई, इनकम टैक्स के 12 लाख तक इनकम टैक्स को फ्री कर दिया गया, जीएसटी में भारी कटौती की गई, और उसके साथ साथ में देश की प्रति व्यक्ति आय सरकार के लिए गए फैसलों के कारण से बढ़ी। इन सब का भी टूरिज्म पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और तीसरा, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां इंप्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, वहां जाने वाले यात्रियों के ओवरऑल सुविधा के स्तर और अनुभव के स्तर को हम ऊपर उठा सकें। इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन की पहली और दूसरी और प्रसाद की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा। आज उसका प्रभाव है जो हम सबको दिखाई देता है। तो मैं मानता हूं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने जो ठोस कदम उठाए थे, जो नीतिगत निर्णय किए थे, उनका लाभ आज टूरिज्म सेक्टर को मिल रहा है। और मुझे सौभाग्य मिला है 11-10 साल बाद में इस मंत्रालय में काम करने का। तो मैं मानता हूं कि जो यश मुझे मिल रहा है, ये सब पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है उसके परिणाम स्वरूप है।
अगर कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करें, जो कि आप देख रहे हैं, सर पहले इतना कल्चरल डिपार्टमेंट को कोई नहीं जानता था, लेकिन आप टूरिज्म के साथ साथ हर जगह कल्चर को भी लेके आ रहे हैं, संस्कृति को भी लेकर आ रहे हैं। सर उस पर कुछ कहना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि जो देश और समाज अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने मंत्र दिया, विरासत भी और विकास भी। हम अपनी विरासत का, अपनी धरोहर का संरक्षण करें, देश उस पर गर्व करे, अभिमान करे। इस तरह के तमाम फैसले लिए गए, इस तरह के तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए। उसके चलते हुए आज भारत के सांस्कृतिक विविधता को अनुभव करने के लिए भारतीय घर से निकल करके जाने लगे। संस्कृति और पर्यटन दोनों ऐसे विषय हैं जिनको कभी अलग अलग नहीं रखा जा सकता, अलग अलग देखा भी नहीं जा सकता और अलग अलग उन पर काम भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों सामूहिक रूप से साथ मिलकर के आगे चलने वाले सेक्टर्स हैं। सो ऑलवेज टूरिज्म फॉलोज द कल्चर, ऐसा पूरी दुनिया में माना जाता है। और भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, भारत में जिस तरह से खान पान की, बोली की, भाषा की, संस्कृति के विभिन्न आयामों की जो विविधता है, वो आज भारत के पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत देशी सैलानी के लिए भी और विदेशी सैलानी के लिए भी है। सर अभी हाल ही में हम सबने सोमनाथ मंदिर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसको देखा था, जिसमें कल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसको आपने बहुत एडवांस लेवल पर किया था। तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, सोमनाथ पर जब पहला हमला हुआ, गजनी के महमूद ने जब पहली बार सोमनाथ को ध्वस्त किया, लूटा, उसको 1000 वर्ष पूरे हुए। इस 1000 वर्ष के कालखंड में अनेक बार सोमनाथ को तोड़ा गया, उसका पुनर्निर्माण हुआ, फिर तोड़ा गया, फिर लूटा गया, फिर पुनर्निर्माण हुआ, फिर ध्वस्त किया गया, फिर पुनर्निर्माण हुआ। माता अहिल्याबाई होलकर ने एक बार जो है उसके पास में दूसरा मंदिर बना करके वहां लोगों को आस्था की अपने व्यक्त करने का एक अवलंबन दिया। और अंततः आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के तमाम विरोध के बावजूद भी, उनके द्वारा अवरोध पैदा करने के बावजूद भी, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन में हमारा सोमनाथ एक बार फिर खड़ा हुआ। उस सोमनाथ के पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक अवसर था और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ये थी कि सोमनाथ केवल एक मंदिर और आस्था का केंद्र नहीं है। निश्चित रूप से पहला ज्योतिर्लिंग होने के नाते देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी भी है, लेकिन उसके इतर वो भारत की रेजिलियंस का प्रतीक भी है, भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक भी है कि हमें चाहे कितने भी मिटाने की कोशिश की जाए, आखिर हम फिर उठ खड़े हुए। ये जो पक्ष सोमनाथ का है, ये पक्ष देश भर में जाए। और आज के कालखंड में जब पूरा विश्व इस तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, तब हम सोमनाथ को साक्षी मान करके भारत को अब कोई भी वापस ध्वस्त न कर सके, इस तरह का प्रयास न कर सके, इसके लिए संकल्पबद्ध हो। ये एक ऐसा अवसर था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय ने कार्यक्रम आहूत किया, गुजरात सरकार ने उसमें सहयोग किया और आप सबने देखा भव्य कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, वो कार्यक्रम मात्र वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की एक शुरुआत मात्र था। अभी देश भर में सोमनाथ के इसको रेजिलियंस का प्रतीक मानते हुए देश भर में, देश के हर प्रांत में, देश के हर शिवालय तक कार्यक्रम हो, इसकी रचना संस्कृति मंत्रालय ने की है। हम हर ज्योतिर्लिंग पे कार्यक्रम करेंगे, देश के हर प्रदेश से लोग सोमनाथ जाएं, इसको सुनिश्चित करेंगे। देश के हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में, हर गांव में, शिवालय में इसके निमित्त किसी विशेष दिन पर पूजा हो, इसके विशेष दिन लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें और ये संकल्प को जो है के साथ में जुड़े। इस दृष्टिकोण से अभी देश भर में साल भर कार्यक्रम किए जाएंगे। भारत को विश्व भर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, तो टूरिज्म कुछ ऐसा काम करेगा कि टूरिज्म के तौर पर भी आगे उसको विश्व गुरु के तौर पे अलग से पहचान दे? देखिए, मुझे लगता है इन दोनों विषयों को अलग संदर्भ में जोड़ना चाहिए। भारत की संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि 10,000 से भी ज्यादा साल की निरंतरता वाली संस्कृति है।
भारत की संस्कृति दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां विविधताओं की संस्कृति है। इस ताकत को हम हार्नेस करें, इस ताकत के पोटेंशियल को हम हार्नेस करें, तो निश्चित रूप से भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। आज भी अगर देशी और विदेशी दोनों सैलानियों की संख्या को जोड़ा जाए तो भारत के पर्यटन का कोई सानी नहीं है दुनिया में, हम आज भी सबसे बड़े हैं। लेकिन जब केवल हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रीस में 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ पर्यटक जाते हैं, थाईलैंड में 4 करोड़ पर्यटक जाते हैं, फ्रांस में 10 करोड़ पर्यटक साल में जाते हैं, जबकि भारत में ये संख्या 2 करोड़ है। इसको बढ़ाने की दिशा में हम किस तरह से काम करें, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ में यदि हम डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल को देखें तो केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर में पिछले 1 साल में 7.5 करोड़ लोग गए थे। केवल अयोध्या के राम मंदिर में 4-5 करोड़ लोग गए होंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में 7 करोड़ से ज्यादा गए थे और हमारे महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। अभी माघ मेला संपन्न हुआ है, लगभग 30 करोड़ लोग वहां गए होंगे। तो ये जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है की ताकत जो है, इसको भी साइमल्टेनियसली ग्रो करना पड़ेगा। और इन दोनों को अगर एक साथ रख के देखा जाएगा तो हम आज भी विश्व के सबसे बड़े पर्यटन के केंद्र हैं। आने वाले समय में हमारे देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट और अधिक आए और उनके लिए भी भारत के रूप में उभरे, इसके लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जिन्होंने हमसे बातचीत की। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार, निवेश और रोजगार के अवसर अपार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में अग्रणी राज्य बन चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में कार्यरत वरिष्ठ विदेशी पत्रकार डॉक्टर वायल अब्बास से खास बातचीत की ब्यूरो हेड सपना शारण ने, और इस बीच बातचीत में क्या कुछ खास रहा आपको बताते हैं। So today we have very special guest with us, Dr. Wael Awad. He is the president of SCC as well as very senior journalist, also very renowned person or eminent personality we have. So first, you are welcome to our channel. Thank you so much. A pleasure having you. Yeah. So I wanted to ask first question. You are just inaugurated with a very eminent persons in your program. Yes, Indian Arab Chamber. You have did the inauguration. Will you please tell us? Oh yes, this is actually one of the main achievements of the India-Arab relationship, that we are having the second ministerial meeting at the second summit, with the conference taking place in India. And because of that summit, we had at the sideline the launching of this chamber. This chamber is the sole representative recognized by India and the Arab world. It focused mainly on the trade and economy and industry, and also about the cultural relation between India and the Arab world. As you know, our relation is deeply rooted in history, and we have a 5,000 millennia where people used to contact and communicate and travel all the way and meet each other. So if we can join the two civilizations together and revive the old ties with the culinary history, that's what our chamber is going to do. It will be a platform
for the bringing people together and improving the investment opportunity in both sides. Can you please tell us about more the yesterday events? So many eminent personalities were there, ministers were there, MOS Kirti Vardhan was also there. Yes, the Honorable Minister of State, Mr. Kirti, he was there, and he was our chief guest, and we had the Arab League Secretary General Ahmad Abul Ghait, and we had also the Honorable Secretary General of the Arab Chambers Chamber Union, and he was also with us, Union of Arab Chambers. He's a former minister, and plus, because of the event taking place in India, we had so many of the Arab dignitaries and ministers attending the event, including a large number of Indian corporate and investors, including Naveen Jain and Doval, and name it, and many of the Indian company. So that shows you also much is people attached to this chamber to improve the relation, and that itself, the event by itself, is speaking volume about the people acceptance and willingness to do business. You know, Sapna, we have 10 million Indian are living in the Gulf country. We have 14 million Indian visiting the region annually. More than $50 billion revenue coming. So this by itself, the Indian presence in the Gulf country, is an asset. And that shows you that there is a trust-based relation between India and the Arab world. It's not only buyer and seller. As you know, the relation is built on the trust and exchange of knowledge, civilization, scientific. Indian zero traveled to Arab country, Arab numerical came to India. The books of Indian textbook were in Cairo, and it was also in Baghdad. And the Indian university like Nalanda and Takshashila both have received Arab scholars. So that is the historical ties we wanted to build on. Yeah. If we again ask about the chamber which inaugurated yesterday, so what will be the major work of that chamber? The major work of the chamber, of course, will be attesting most of the contract taking place in India. We will issue the certificate of origin. We will start having a program of having seminar, exhibition from different Arab countries. And also we are linked to 22 Arab chambers in the Arab world. North African countries, all Arabs, and then you have the GCC, then you have West Asia. So all these countries will be sending what's happening in their country and the business opportunities. So what we do here is we select Indian company, members of our chamber, and we send it openly to every Indian business. Then we take a team, a delegation of businessmen to the Arab countries. Similarly, we are planning to make in India exhibitions for the Arab world to come and see. So we will have business opportunities on both sides. So that's how we can build up this relation. See, the target for us is $250 billion is the bilateral trade between Arab and India. Now there are Arab countries who committed $200 billion investment in India, like UAE, like Saudi Arabia, like Qatar, like also Kuwait. This also will help in building this strong relation. And that's why we said you have more than 50 big projects that cost billions of dollars to be explored by the chamber, which will be able to guide the people, give them the economic viability business, and then we will be able to take the right person to invest, and vice versa as well. Yes. You are oldest foreigner correspondent in India. If I ask you about the budget which is coming tomorrow, 1st February, what's your expectation from this budget? I think the finance minister will be a little softer for the common man, because they cannot afford, the common man has to be pleased with the outcome of this. Having said that, I will say also there will be some changes in the tax reforms in India, because this is one of the major events in the GST and all has a great impact on Indian export and all. Thirdly, which is more important, after the American tariffs in India has created lots of reshaping of the economic strategy for India. So I think the finance minister will look into the issues of putting some sort of incentive for Indian to export, because after the American tariff, India is looking for more access to market outside. Also, India wanted to have foreign direct investment to increase, and especially in infrastructures, in the military, in defense, in the space. So we are promoting the Indian where India can offer, what India can offer in the pharmaceutical industry, food processing, and also cold chain. All this is also
can be complementarity of the Arab requirement from India. So I believe she has to be soft, she has to give lots of incentive and remove lots of the barriers to invest, to increase the direct investment in India. How do you see India growing on international level? See, to be honest, I've been covering India for the last 4 decades. Yes. And my coverage of India have seen lots of changes. Yes. And we know for the last 1-2 decades, India has been emerging as now the 3rd largest economic powers in the world. India is $4.35 trillion economy, and you are having a very good growth rates. The economy is doing very well. So all this have given India a place in the international global map as a multipolar world is emerging. South-South cooperation, India leading rule in the BRICS or in the Shanghai cooperation, or it is in the G20. Give you an indication that India is emerging not only as an economic power, as also as a military power. And they're using their soft power to be involved, to be everywhere in the world. And I think they have succeeded, because we in Arab world, how we see India actually, we see India not only as a partner, India as a trusted partner, and we have been advocating for a strong relation with India, because we know India and the Arab world come together. You're having 1.42 billion population. We have 400 million consumers, and 1.8 billion people, the total population will be between the two. It's a huge market. So I think that gives you access to 3 continents, Africa, Asia, and also European continent. So that's how the relation can be built, and on a mutual benefit for the people. PM Modi received a phone call from Venezuela acting president. What do you think about, as President Trump already making a pressure on India to buy oil from Venezuela, not Russia? What's your opinion on it? I think one of the main reasons for the United States to hijack the president and his wife of Venezuela, Maduro, and also to make the American company now producing the oil of Venezuela, looting their oil, because we're buying the Venezuelan oil. And it's a heavy oil, and there's $1 billion at stake for India with the oil sector. So America will be more than happy to give India certain incentive that they will be able to buy the oil from Venezuela to differ India away from the Russian oil, because there are lots of, if you know, and you know, I mean, the president have also putting extra tax, an extra tariff on Indian, because they're buying the Russian oil. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।